मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज भी हम दो विषयों पर बारी बारी से बात करने जा रहे हैं। दोनों विषय देश के लिहाज से खासे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने भी दो विषय चर्चा के लिए तय किए। पहला विषय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के संदर्भ में। रूस इस देश का बहुत ही पुराने समय से सहयोगी है, मजबूत सहयोगी है। जब सोवियत संघ था तब भारत के संदर्भ में सोवियत संघ की मित्रता को भाईचारे के संबंध के तौर पर देखा जाता था। रूस जब से अपने आप को वापस मजबूत किया है तब से रूस के संदर्भ में भारत की उम्मीदें कमोबेश वैसी रहती हैं जैसी यूएसएसआर के समय थी। अब नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पुतिन से मुलाकात के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं तकरीबन 5 साल के अंतराल के बाद, तो उस पर बात करना लाजमी, तो हम उस पर बात करेंगे। हमारा विषय है मोदी पुतिन मुलाकात, क्या होगी बात। दूसरा विषय जो हम लेंगे वो लेंगे नीट मामले को लेकर। नीट मामले को लेकर बहुप्रतीक्षित सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। हालांकि कोई वर्डिक्ट अर्थात कोई फैसला, कोई दिशा निर्देश अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। 11 जुलाई की अगली तारीख तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, पर आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उस पर बात करना लाखों छात्रों के भविष्य के लिहाज से हमें जरूरी लगता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात मोदी पुतिन मुलाकात के संदर्भ में। जिस समय पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर है। पुतिन से मुलाकात के संदर्भ में बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से केवल एक बार समरकंद में मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी। अभी जब यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस को अलग थलग कर देना चाहता है और इस अलग थलग की कोशिशों के बीच में चीन और उत्तर कोरिया ही दमखम के साथ रूस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में मौजूदगी के मायने क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, भारत के विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे मंजीपुरी साहब एक लंबे अंतराल के बाद मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजीपुरी साहब आपसे करना चाहता हूं, पर इस यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने कुछ टिप्पणियां की हैं। एक बार उस टिप्पणी को सुन लेते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक मसलों पर आपसे टिप्पणी की अपेक्षा मेरी नहीं है, पर फिर भी देश का प्रतिपक्ष क्या कह रहा है इसको कम से कम हम लोगों को तो सुनना ही चाहिए। तो एक बार सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं। तीसरा दौरा है उनका मणिपुर। पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं कुछ। पर ठीक है, पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, तो किसी समय बच्चे सकुशल आ गए थे यूक्रेन में पढ़ने वाले, उनमें से एक बच्चे ने टिप्पणी की थी, पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। कांग्रेस आज तक उस बयान को लेकर बैठी हुई है। हमारी ये अपेक्षा तो नहीं है मंजीपुरी साहब कि रूस का यह दौरा एक बार फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम के संदर्भ में कोई बड़ी भूमिका निभा देगा, पर आपसे यह जानने में हमारी दिलचस्पी जरूर है कि जब नाटो के समिट इस समय अमेरिका में चल रही है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, बाइडेन की हालत काफी कुछ गंभीर सी दिखाई दे रही है, शारीरिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। ऐसे में जिस रूस को अलग थलग दिखाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उस रूस के में ही मौजूद दिखेंगे नरेंद्र मोदी जी। इसके मायने क्या है? बड़ी उलझन है। आप जैसा कुशाग्र विद्वान हमारे साथ में है, हमारी उलझन को सुलझाइए ना। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा आपके प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत धन्यवाद इनविटेशन के लिए। देखिए, की प्रवक्ता की बात मैं छोड़ देता हूँ, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी जी। भारत हमेशा मानता रहा है कि पुराने जमाने में नॉन अलाइंड, अब हम कहते हैं हम लोग मल्टी अलाइंड जी। प्रधानमंत्री जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी के कुछ ही दिन बाद वो इटली गए, जहां G7 की बैठक हो, उनका निमंत्रण था कि वेस्टर्न समुदाय के सारे बड़े नेताओं से वो मिले। हम वो आगे जा रहे हैं। ये एक हमारी एनुअल प्रक्रिया है। सही है कि पिछले कई सालों से इन पर्सन नहीं हुई,
लेकिन उसका एक शुरू में कारण था कोविड, उसके बाद देयर वाज सम इश्यूज अबाउट मिस्टर पुतिन ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। तो सही है, लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि मैं तो मानता हूं विजिट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट है और रशिया के लिए। आपने सही कहा कि वहां पर नेटो की समिट हो रही है, लेकिन देखिए ये चीजें तो होती है जी, कोइंसिडेंसेस आप इनको कहें, कई बार आप कहें कि ये जानबूझ के किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता नहीं कोइंसिडेंसेस ये चीजें होती हैं। लेकिन इंडिया मल्टी अलाइंड है, ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज भी जानते, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारी रशिया के साथ अच्छे संपर्क हैं। हमने क्या के बारे में मैं छोटा सा आपको कहूं कि आप जो मर्जी हम लोग कहें, क्योंकि हमने रशिया से ऑयल लिया, उससे सारी दुनिया में तेल का प्राइस काफी संतुलन में रहा, ये वो वेस्टर्न कंट्रीज भी जानते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक तो थोड़ी बहुत गेम्स भी प्ले करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री रशिया गए, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर, ये चीज हमें याद रखनी, हमारे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं अगेन उस चीज के बारे में कि इस युद्ध के बारे में क्या कहें, ये चीजें को छोड़ देते हैं, लेकिन बायलैटरली ये इंपॉर्टेंट विजिट है, ये करनी चाहिए। और मल्टीलैटरली या जिसको कहते हैं बिल्कुल शो करता है कि इंडिया की अपनी रणनीति। अच्छा एक बात बताइए पुरी साहब, वो अपने यहाँ एक मुहावरा चलता है, कहीं पर तीर कहीं पर निशाना। अब मोदी जी गए तो मॉस्को हैं, पर मॉस्को की ये यात्रा कहीं वॉशिंगटन में तो हलचल पैदा नहीं कर देगी, ये सवाल मेरे जहन में है। वो क्या है, 4 साल पहले अमेरिका में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया आए थे और बड़ा चर्चा में आया था। फिर एक बार ट्रंप सरकार, हालांकि वो सफल नहीं रहा था, अब ट्रंप फिर मैदान में उतर रहे हैं। मोदी जी इस समय मॉस्को में दिख रहे हैं। बाइडेन 4 साल से यह बताने की कोशिश अमेरिका और दुनिया को करते रहे हैं कि देखो पुतिन को हमने किनारे कर दिया है, पुतिन कहीं नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी जी का और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मॉस्को में खुद मौजूद हैं, तो ये अपने आप में बाइडेन की विफलता को जाहिर नहीं करता है कि बाइडेन टोटली फेल्ड? क्या कहते हैं मंजीपुरी साहब? हिमांशु जी, ये जो आपने कहा, ये एक किस्म का जिसको कहते हैं एग्जैजरेटेड, यहाँ पर आए थे तो उस समय कोविड वाला जी, ये ट्रंप सरकार तो उससे 6 महीने पहले हुई थी बात, ह्यूस्टन में, यूनाइटेड स्टेट। देखिए भारत की भूमिका जो है वो एक सेल्फ स्टैंडिंग भूमिका है। वेस्टर्न कंट्री उनके साथ हमारे रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है, हम G20 के चेयर हम थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत के अपने रिलेशनशिप और एक उसके साथ हमारे बहुत बड़े संबंध है, बड़े इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल्स है, ये हम ना करें, ये तो नहीं। आप कह रहे हैं बाइडेन जी ये समझेंगे वो समझेंगे, ऐसा है अभी तो चुनाव वहां पर 6 महीने बाद है, तो इसका क्या मतलब कि मोदी जी वहां जाए ही ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम दोनों सभी तरफ के साथ जिसको कहते हैं लीन इन करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, और हम मल्टी अलाइंड रहेंगे। मैं तो ये बिल्कुल मानता हूं। मैं एक टिप्पणी आपसे और लेता हूं, फिर ब्रह्मदीप जी के पास चलता हूं। आपने कहा हम मल्टी अलाइंड रहेंगे, वो तो ठीक है, पर भारत शांति का हिमायती रहा है, भारत युद्ध के खिलाफ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक नजरिया पश्चिमी राष्ट्रों ने निर्मित किया है कि एक तानाशाह के दिमाग की उपज है ये युद्ध, एक सार्वभौम देश को हड़पने की कुत्सित नीति है रूस यूक्रेन युद्ध, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ताल्लुक किसी को नहीं रखना चाहिए। दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं, तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। भारत ने अपने आप को जाहिर यह किया हुआ है कि हम तटस्थ हैं, पर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रशिया प्रवास इस तटस्थता की नीति का परित्याग है कि हम रूस के साथ हैं, हमारे लिए रूस अछूत नहीं? हिमांशु जी, ये जो एंड में आपने कहा बिल्कुल ठीक है। हम एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। जो वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका रवैया है। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि शांति होनी चाहिए। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 साल पहले कि ये युद्ध का समय नहीं, लेकिन जो परिस्थिति है वो सबको पता है। अभी तो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं जी,
ये जो बात, जो लफ्ज आपने यूज किया कि कोई भी अनटचेबल नहीं है, नहीं, नेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं। हमारी अपनी ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है, हम वेस्ट के साथ हैं, हम रशिया के साथ भी है, हम उनके साथ है जो हमारे साथ, इसलिए हम इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या रही बात वगैरह, और हमारे जरूर कि देखिए तौर तरीका दिखाइए, डिप्लोमेसी को चांस दीजिएगा, वॉर को बंद करिए, लेकिन ये मतलब नहीं पाएंगे, लेकिन अपना जो हमारा संदर्भ है, जो हम कहना चाहते हैं, वो हम जरूर कहें। और रशियंस भी जानते हैं, अमेरिकन भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस ये मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। दुनिया कि देखिए हम एक कंट्री हैं जो मल्टी अलाइन, जो कंट्री सिर्फ जो एक पक्षीय नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक संप्रभु राष्ट्र के मुखिया का दौरा है, जो अपने फैसले खुद के हितों को ध्यान में रखते हुए लेता है। मजीपुरी साहब हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ब्रह्मदीप अलूने जी, मेरे पास में इसे समझने के लिए कुछ और विषय भी है जिस पर आपसे दृष्टि चाहिए। हमें पुतिन की मदद दरकार है, पुतिन को जिनपिंग की मदद दरकार रहती है, ऐसा अतीत का अनुभव बताता है। और शी जिनपिंग हमारे लिए परेशानी का सबब रहता है, ऐसा भी हमारे यहां पर माना जाता है। पिछले 3-4 साल के अनुभव तो हमें ये बता ही रहे हैं, उससे पहले तो हम उसे भी अपना दोस्त बनाने की कोशिश में थे। अब जिस चीन के संदर्भ में रूस उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, उस रूस के पास हम उम्मीद भरी निगाहों के साथ गए, या हमारे से भी रूस को वैसी ही उम्मीदें हैं, तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना ब्रह्मदीप जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपकी चर्चा का मुझे इंतजार रहता है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है जी। और आपकी वैदेशिक नीतियों में जो आपकी दूरदर्शिता, उसका मैं कायल रहा हूँ जी, धन्यवाद। देखिए सवाल बड़ा शानदार है आपका। कितना दिलचस्प है कि जब पुतिन देश के राष्ट्रपति बने तो एक निरंकुश राष्ट्रपति ने निरंकुश देश का सबसे पहले दौरा चुना और वो चाइना पहुंच गए। मतलब एक निरंकुश नेता से मिल रहा है जी। वहीं पर जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के जो नेता हैं, उन्होंने रूस को चुना, जिसको दुनिया अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए जिसको देश दुनिया सबसे बड़ा निरंकुश नेता मानती है। तो इससे जाहिर होता है कि जो रूस है उसकी चाइना मजबूरी है, लेकिन रूस जो है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए भारत किसी भी देश की जो वैदेशिक नीति है या किसी देश की जो सामरिक सुरक्षा, उसमें भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम चाहें या न चाहें, हम माने या न माने, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि रूस जो है वो यूरोप से पहले उसको हम पसंद करें, रूस के करीब हम रहें, रूस से हम अपनी सामरिक भागीदारी को मजबूत करें, और भारत ऐसा करता भी रहा है। इसके बावजूद कि 1962 के युद्ध में जबकि हमको सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत थी और रूस ने हथियार देने में देरी की थी और अमेरिका आगे आया था, लेकिन उसके बावजूद रूस पर हमारा भरोसा कायम है, इसलिए क्योंकि हम एक बड़े साम्यवादी देश के साथ बड़ी सीमा रेखा हमारी साझा करते हैं, और सीमा रेखा को लेकर जो चीन है वो विवाद करता रहा है। लेकिन यहाँ पर बदलती परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है कि रूस को इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि चाइना जो है वो आपके लिए जरूर हो सकता है, वो मजबूरी जरूर हो सकता है, लेकिन भारत भी आपका बड़ा साझेदार है। और भारत के मन में एक अंततः जितना बड़ा रूस और भारत की साझेदारी है, उसके बाद भारत से इस बात को लेकर सतर्क तो है ही कि चीन जो है, चीन से रूस की मित्रता इतनी ऊंचाई पर नहीं चली जाए कि भारत उसको कहीं पर नजर नहीं आए। और दूसरी बात है, इस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, दुनिया चाहे जितना कहे और दुनिया चाहे जितनी बात करे कि रूस और चीन बहुत नजदीक आ रहे हैं, लेकिन रूस कभी भी चीन को अपनी बराबरी में इतना आगे नहीं आने देना चाहता कि रूस की जो बादशाहत है दुनिया में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिसको चीन लगातार चुनौती दे रहा है। तो दुनिया में जो पलड़ा बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ठीक वैसे ही जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो से कह रखा था कि जब मैं अमेरिकी नेता के साथ बैठा रहूं तो बेनजीर भुट्टो आकर कहती थी कि पिताजी आपके पास रसिया से फोन आया है, और जब वो रूस के साथ बैठते थे तो दरवाजा खटखटा के कहती थी कि अमेरिका से फोन आया है।
तो उस रणनीति पर काम करना दुनिया की मजबूरी हो गया है और रूस जो है वो ऐसा कर भी रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारत ने खतरा तो मोल लिया है। अब देखो क्या है ना ब्रह्मदीप जी, वो भट्टो जी जो है रशिया और अमेरिका में उलझे रह गए, वो जिया कब उनके कमरे के अंदर दाखिल हो गए उनको पता भी नहीं चला, जिनका नाम जिया उलग था। तो कुल मिलाकर आपसे जो जानने का विषय है वो थोड़ा अलग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आप ही बता रहे हैं, मुलाकात के लिए चीन गए, भारत के प्रधानमंत्री रूस गए हैं, और तब रूस गए जब हमने G20 के संदर्भ में बहुत बड़ा कार्यक्रम साल भर रखा और उसकी जो समिट हुई उसमें भी व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। तो इस अंतर पर भी तो कोई दृष्टि देंगे आप? पुतिन भारत नहीं आते हैं, मोदी जी मॉस्को जाते हैं, जिनपिंग मॉस्को नहीं जाते हैं, पुतिन बीजिंग आते हैं। कुछ तो समझना चाहिए ना हमको। इसलिए नहीं आया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उनके खिलाफ एक वारंट भी जारी कर रखा है और उनका स्वागत कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पर इस समय भारत की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है रूस। आप देखिएगा कि जो अफगानिस्तान, आप पूरा इलाका देख लें कि तालिबान और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और हमको सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान को दबाने के लिए तालिबान से जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, रूस ने तो तालिबान को मान्यता दे ही दी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत प्रभावित हो रही थी और रूस यूक्रेन युद्ध में भी हो सकती थी, वहां पर चाइना से जो हमने क्षमा चाहूंगा रूस से जो हमने तेल खरीदा है और उससे हमने अरबों डॉलर कमाए हैं। तो अंततः किसी देश की वैदेशिक नीति यह तो तय करती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, उस देश की संप्रभुता मजबूत रहे और अंततः उस देश की जो सीमा है वो भी मजबूत रहे। तो मैं मंजीपुरी साहब आपके पास जाना चाहता हूं। हमें ब्रह्मदीप जी समझा रहे हैं कि देखो इन परिस्थितियों के बीच में तेल के माध्यम से देश ने कितना कुछ पैसा कमाया, और कमाया नहीं तो कम से कम बचाया। पर हमें दूसरे तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि व्यापारिक असंतुलन हो गया है रूस के साथ में। हम जितना आयात कर रहे हैं उसके मुकाबले निर्यात नहीं कर रहे हैं, बड़ा घाटे का सौदा हो रहा है। अब आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं, इस आर्थिक दृष्टिकोण पर भी आपकी कुछ तो दृष्टि जाती होगी, थोड़ा बताइए ना इसकी सच्चाई क्या है? रूस के साथ संबंध नफा का है या नुकसान का है? हिमांशु जी, मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। एक, मैं जरा चीन के संदर्भ में अगर कुछ कहूँ। जरूर सर। देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने चीन के बारे में बात की, हमारी जो ये विजिट है मॉस्को में, उसमें एक तो बहुत जबरदस्त बायलैटरल पहलू है, एक पॉलिटिकल पहलू है, और जरा जिसको कहते हैं दुनियादारी, पूरी दुनिया के विषय में, यूक्रेन का मसला लीजिए, ग्लोबल गवर्नेंस का लीजिएगा, वो सारे मसले। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दो और मसले जी। एक ये है कि देखिए, रूस और चाइना के बीच में जो जिसको कहते हैं समझौते वगैरह हो रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रहा है। हमारा और चाइना का जो इशू है वो भी हमें पता है, सारी दुनिया को पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम रशियन से ये बात करें कि देखिए, ये जो मुद्दा है, हमारा आपका जो रिलेशनशिप है, आप इसको भी संदर्भ में रखिएगा और याद रखिएगा कि जो हमारा और चाइना का मसला है उसमें आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। भूमिका ये होनी चाहिए कि आइडियली हमारी तरफदारी करी जाए या कम से कम उनकी तरफदारी मत करें जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, ये जो तालिबान और अफगानिस्तान में, वहां पर भी रूस की भूमिका है, हम उसको भूल नहीं सकते। इसलिए रूस एक इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्यूटर हमारे लिए भी है वहां पर। तो बहुत चाइना और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये इस चीज में इंपॉर्टेंट। अब आइए आर्थिक मामलों में। हिमांशु जी, ये आज की बात नहीं है कि ये हमारे साथ इस किस्म की परिस्थिति रूस के साथ हुई। आप अगर याद करें, 40-50 साल पहले इंडिया रशिया रुपी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जी, और उसके अंतर्गत भी रूस के पास लाखों करोड़ों भारतीय रुपए इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि हमारे पास कुछ सामान था नहीं रियली जो हम उनको बेच सके, और हमने उनसे बहुत ज्यादा लेना था। अब भी स्थिति वैसी है। ये जो ऑयल हम खरीदते हैं, इससे दुनिया में तो ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस हैं, लेकिन ये सच बात आप कह रहे हैं कि हमारा ट्रेड बैलेंस थोड़ा टर्न हो गया, लेकिन हमारा ट्रेड बैलेंस फिर बाकी देशों के साथ तो अच्छा हुआ। तो ये सिर्फ बायलैटरली सिर्फ ट्रेड बैलेंस नहीं देखना चाहिए, ये तो देखना चाहिए कि ओवरऑल देश का ट्रेड बैलेंस कैसा है।
और मैं मानता हूं कि उसमें ये रशिया के साथ ऑयल परचेज करके हमारे लिए फायदा हुआ ओवरऑल, और इन अ सेंस हम लोग एक बहुत बड़े ऑयल शॉक से बचे। पर मंजीपुरी साहब, मैं बीच में एक गांधीवादी विचारक के साथ में चर्चा कर रहा था चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा कि हमारा देश कहां से कहां हो गया, हम खून में तेल खोज रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, तेल हम कहां पर खोज रहे हैं? हम तो नहीं खोज रहे, हम तो तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज हैं। आपको भी चाहिए, आपको भी बिजली चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऑटोमोटिव चाहिए। हम लोग तो जो रियल वर्ल्ड है उसमें रह रहे हैं। गांधी जी के बहुत अच्छे विचार थे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, पंचायती राज, लेकिन देखिए दुनियादारी तो जिस भी साइड में चल रही है वो चल रही है, लेकिन इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। और इंडिया, अब पहले चाइना ने किया, अब जो इंडिया कर रहा, इतने लाखों गरीब लोगों को पॉवर्टी से निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी लाइफ तो बेटर होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, जो तकनीकी संसाधन अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनमें तेल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वी नीड इट। तो मंजीपुरी साहब, अब आखिरी टिप्पणी पर आता हूं आपके पास में। कुल मिला के इस दौरे के समापन पर किस बयान की उम्मीद कर सकते हैं हम? क्या बोलेंगे मोदी जी, क्या बोलेंगे पुतिन जी? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो दौरा है, इसमें क्या एक्चुअली डिसाइड होगा वो तो, अगर आपको कुछ पता है तो यू वुड नो क्या बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह में हुआ। बट दोनों के बीच में ये जो मिलना था, मेरे ख्याल में ये ही इम्पोर्टेंट है। इससे पॉलिटिकल मैसेज है कि इंडिया की एक, जिसको कहते हैं ऑटोनोमस फॉरेन नीति है। इंडिया इज अ सेल्फ स्टैंडिंग कंट्री, वी आर मल्टी अलाइंड। और हम पुतिन जो एक प्रेसिडेंट है सुपर पावर के, उनसे भी मिले, हम वेस्टर्न नेशन से भी मिलेंगे, हम ग्लोबल साउथ उसके साथ हमारी रिश्तेदारी, हम उसके मेंबर हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बायलैटरल रिलेशन बढ़े। और हम दुनिया में ये भी उनसे जरूर चाहेंगे कि हमारी प्रक्रिया ये है कि डायलॉग हो, प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करें। मैं ये भी मानता हूं लोग इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करते कि हम रूस के साथ शायद थोड़ी बहुत ये बात भी करें कि सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये जो दुनिया में चेंजेस हो रही हैं, रूस एक टेक्नोलॉजिकल हब भी है, ये हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग इसमें कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं, परमाणु शक्ति में कुछ कोऑपरेट कर सकते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब का संदर्भ लेते हुए, इन सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनका नजरिया लेते हुए, कैन वी डू समथिंग? आफ्टर ऑल दीज आर टू ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, कैन वी कोऑपरेट? दैट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर द ग्लोब एंड फॉर एवरीबॉडी। अरे वो पूरी सब, मतलब सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ बात करेंगे। ये रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी कोई बयान की उम्मीद कर सकते हैं, या बयान रूस की अपेक्षा वैसे ही बयान की रहेगी जैसी हमारी कश्मीर के मसले पर रूस से अपेक्षा रहती है कि ये दो देशों के बीच का परस्पर मामला है, परस्पर निपट लें? हम भी रूस और यूक्रेन के संदर्भ में जेलेंस्की और पुतिन परस्पर निपट लें? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम उनको अपनी तरफ से कहेंगे कि देखिए, डायलॉग, वेज एंड मीन्स नीड टू बी फाउंड। रशियंस अपनी परिस्थिति रखेंगे, अपनी सिचुएशन रखेंगे, एंड वी शैल मूव फॉरवर्ड। तो कुल मिलाकर बहुत उम्मीद के संदर्भ में अगर हम देख रहे हैं तो उम्मीद केवल इस रूप में दिख रही है कि देश अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। इसका संदेश इस यात्रा के माध्यम से दुनिया को मोदी जी दे रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, क्या इतने से हमारी बात बन जाएगी? हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, ये तो ठीक है, पर हम अपने फैसले ठीक ले रहे हैं, ये भी तो मायने रखता है। क्या कहते हैं, संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारी सुरक्षा के लिए रूस हमारा बड़ा भागीदार है। रूस एक महाशक्ति है, और रूस जिस प्रकार से मुसीबतों से घिरा है, उसके बावजूद मोदी जी का वहां पर जाना न केवल एक बहुत बड़ा साहस है, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन मुरीद हो जाएंगे भारत के, कि भारत जैसा देश दुनिया में तमाम दबावों को झेलते हुए भी रूस के साथ खड़ा है। रूस का खुश होना भारत के बेशक हित में है। फिर इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो हम जिस प्रकार से संकटों से घिरे, आतंकवाद को लेकर या सीमा विवाद को लेकर, तो वहां पर रूस और पुतिन का भरोसा जो है वो आने वाले समय में बहुत दूरगामी परिणाम दे सकता है। मुझे लगता है एक कठोर टिप्पणी चाहिए आपसे।
अब आप बार बार सुरक्षा सुरक्षा और सुरक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं। सुरक्षा कहां से? हथियारों से। और रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया में कहानी चल रही है कि रूस के हथियार कितने जंग लगे हैं, कितने चुके हुए हैं, कितने थके हुए हैं। और वो हथियारों के संदर्भ हम उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये लोग सवाल करते हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए हिमांशु जी, इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका चाहे जितना भारत के पक्ष में खड़ा रहने की बात करे, लेकिन वो भारत को कभी तकनीकी हस्तांतरण नहीं करता है। लेकिन रूस ने भारत को तकनीकी हस्तांतरण किया है। मतलब रूस हमें हथियार दे या न दे, लेकिन रूस से जो हमारी भागीदारी बढ़ेगी उससे हम आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है मजबूत भारत। तो रूस से जिस प्रकार से हमारी जिस दिशा में भी जाए, यदि हम रूस के साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर यह समर्थ भारत का प्रतीक होगा। और मुझे लगता है कि यह बेहतरीन दौर है, बेहतरीन यात्रा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो इस देश में हुकूमत किसी की भी रहे, पर हमने दोस्त बदलने की कोशिश नहीं की है, भले ही दोस्त बढ़ाने की कोशिश की हो। आजादी के बाद से ही रूस या सोवियत संघ तत्कालीन हमारे मित्र राष्ट्र के तौर पर ही हमने महसूस किया है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान भी रूस के साथ बेहतर संबंध के हम साक्षी रहे हैं। और इस तीसरे दौर में भी रूस के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा यह बोध कराती है हमें भी और दुनिया को भी कि रूस के साथ हमारी उम्मीदें आज भी यथावत है, रूस के प्रति हमारा भरोसा भी यथावत है और रूस के साथ हमारी दोस्ती भी यथावत है। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद विदेश नीति से संबंधित इस मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।